बस वही हो रहे हैं, चल रहे हैं। चलें जी ख़वातीन और हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज़ दरवेश आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मिसबा आज़म कुछ मसरूफ़ियत की बिना पे हमारी शो में आज शामिल नहीं है। आज हमारे साथ जो हैं शामिल गुफ्तगू होंगे डॉक्टर उवैस सलीम, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे शो को जो है रेगुलरली जॉइन करते रहते हैं। रियाज़ हक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सबाद अशरफ साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, शो को जॉइन करते रहते हैं। आज जो हम बात करेंगे इमरान खान साहब के 2.5 साल मुकम्मल हो गए, यानी कहते हैं ना मुकम्मल। 2.5 साल इमरान खान के मुकम्मल हो गए। इन 2.5 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शन, डस्का में क्या हो रहा है और वो सारी जो चीज़ें हैं, उसमें अगर आपने गुफ्तगू सुननी है और जाँचना है कि क्या हो रहा है, तो उसके लिए रज़ा रूमी साहब के और मुर्तज़ा सोलंकी के शो पूरे हफ़्ते होते रहे और मेरे ख़्याल से शायद आज भी शो हुए हैं। लेकिन तो हम कोशिश करेंगे ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करें। पाकिस्तान में 2.5 साल में खान साहब की जो टेन्योर है, वो अब आधा हो गया है। यानी कि अब 50% टेन्योर खान साहब पूरा कर चुके हैं। तो इसमें क्या चीज़ें सही हुई, अच्छी हुई, क्या चीज़ें गलत हुई, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और किसी भी मुल्क की जो फंडामेंटल्स को अगर देखें तो उसकी जो चंद चीज़ें जो बिल्कुल ही फंडामेंटल हैं, वो उसकी इकॉनमी, मईशत, उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी, उसकी दाखिला पॉलिसी और उसके बाद फिर इसी से फिर इन्हीं के अंदर फिर आपकी एजुकेशन और वो बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो हम इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में सबसे पहले जो मैं टच करूँगा, वो है मईशत। तो डॉक्टर वैसली मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, मईशत का जो पहिया है, अच्छा एक तो जो अदाद-ओ-शुमार देखें तो उसमें तो नीचे गई है, हालात बुरे हुए हैं। अभी एक चीज़ ये हुई है जी टेक्सटाइल की आपकी ग्रोथ बढ़ी है। कहते हैं जी हमारा जो डेफ़िसिट है वो कम हुआ है, उसकी लोग कहते हैं वजूहात ये हैं कि जी इम्पोर्ट जो है वो हमने करना कम किए हैं कोविड के सिलसिले में, तो उस वक़्त की वजह से डेफ़िसिट आपका जो है कुछ बेहतर हो गया है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं अदाद-ओ-शुमार, लेकिन जो आम आदमी की जो बात है, जो कि मैं अपने फ़ोन पे इससे पहले लगा हुआ था और बड़े जो कारोबारी जो कुछ चंद हज़रात हैं, उनसे जब बात होती है तो वो तो कोई अच्छी नवीद नहीं सुनाते। वो तो बताते हैं कि जी बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत ले-ऑफ्स हो रहे हैं, दबा के ले-ऑफ्स हुए हैं, मज़दूर के पास काम उस तरह से नहीं है। तो ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया फराज और जो बाकी हमारे दोस्त हैं सवाद साहब और रियाज साहब उनको भी खुशामदीद। देखिए इकोनॉमी, अगर आप इमरान खान दी ऑपोजिशन लीडर को देखें तो उनका एक ही बड़ा नारा था कि इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई है और इकोनॉमी इसलिए तबाह हो गई है क्योंकि लीडर अच्छे नहीं हैं, लीडर करप्ट है, इसलिए बाकी लोग करप्शन करते हैं और मैं आऊंगा तो मैं इकोनॉमी को रिवाइव कर दूंगा। और उस रिवाइवल का जो प्लान था, अगर आप उनकी सारी इलेक्टोरल कैंपेन देखें तो उसके बहुत सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस थे कि मैं कर्जा भी नहीं लूंगा, मैं चोरों डाकुओं को जेल में डाल दूंगा, उनसे मैं रकम बरामद करवा लूंगा, उसी रकम से मैं मुल्क का कर्जा भी अदा कर दूंगा, बाकी रकम से मैं इकोनॉमी रिवाइव कर लूंगा, लोग मुझे चंदा दिया करेंगे, पेट्रोल भी 40 रुपए हो जाएगा, बिजली के बिल भी आधे हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जब वो आए हुकूमत में, तो ये सारे प्लान्स जो ज़ाहिर है वर्केबल नहीं थे, और उस वक्त जब इलेक्शन से पहले उनको लोग ये समझाते थे कि ये आप जिस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं और जिस किस्म के वादे आप लोगों से कर रहे हैं, इनको पूरा करना मुमकिन नहीं है, तो वो लोगों को ये बताते थे कि नहीं नहीं, आप इसलिए मुझे डिस्करेज करते हैं क्योंकि आप करप्ट अशराफिया का हिस्सा है, और लीडर ठीक हो और कप्तान ठीक हो तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। अब हुआ क्या? आपने असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। असद उमर के जो शुरू शुरू के चंद इकदाम थे, मैं बाय ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जितना हम देखते हैं या लोगों से बात करते हैं जो उस मैदान के एक्सपर्ट हैं, जो उन्होंने थोड़ा बहुत कार्टल्स पर हाथ डालने की कोशिश की, जो शुगर इंडस्ट्री के साथ उन्होंने सब्सिडी को थोड़ा सा रिवर्ट करने की कोशिश की, फॉरेन जो वो कार्टल्स थे जिनके शोल्डर्स पर चढ़कर आप हुकूमत में पहुंचे हैं, और वो इस वक्त भी इमरान खान की काबीना में अहम ओहदों पर फायज हैं, वो गैंग अप हो गए और फौरन आपने 6 महीने के अंदर अंदर असद उमर को निकाल दिया, और आप जो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल था 70 साल का, जिसको आप अपनी 22 साल की जद्दोजहद कहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहे थे, आप फौरन उस मॉडल पर वापस चले गए। आपने वो सारी चीजें की, आपने कर्जा भी लिया, आपने यूटिलिटीज की कीमतें भी बढ़ाई, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ाए, जिनका बोझ अवाम पर तो पड़ रहा है, लेकिन जिन कार्टल्स को आपको टेक ऑन करना था
जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे वो आप नहीं कर पाए, और ऐसे लगता है कि आप उनके हाथों इस वक्त बेबस हो चुके हैं। और जो आप बात आपने पहले की थी कि उनके आसपास जिस किस्म के लोग मौजूद हैं, मैं बहुत ये आर्गुमेंट सुनता हूं कि वो खुद तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके आसपास के लोग उनको कुछ नहीं करने देते। ये उसी तरह की जो है वो आर्गुमेंट है जो हम अपने गलियों मोहल्लों में सुनते हैं कि हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन मोहल्ले के बाकी लड़के बहुत बुरे हैं, उन्होंने उसको खराब कर दिया। आपकी टीम जो है वो आपकी हैंड पिक्ड है, आप उनकी परफॉर्मेंस को डिफेंड करते हैं। जब नाम आता है खुसरो बख्तियार का या उनके भाई का या जहांगीर तरीन का शुगर इंडस्ट्री में, तो उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जिस तरह की बाकी जो ऑपोजिशन में लोग हैं उनके खिलाफ होते हैं। जब आईपीपीज में नदीम बाबर का नाम आता है तो आप उनको डिफेंड करते हैं। जब आटे में पंजाब के सीएम का नाम आता है तो आप उनको डिफेंड करते हैं। सो ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से, अगर मैं बात को मुख्तसर करूं तो जो हमें इलेक्शन से पहले ये बताया जाता था कि कप्तान आएगा तो वो सबको ठीक कर लेगा, अब ऐसा लगता है कि इन सब ने मिलकर कप्तान को ठीक कर लिया है। और उसका नतीजा ये निकला है इन 2 सालों में। मैंने जब इनके हुकूमत के 2 साल पूरे हुए थे तो मैंने इकोनॉमी पर एक थ्रेड किया था, अगर मैं मुख्तसर आपको उसके चुनिंदा नुकात बता सकूं। 2018 में हमारी जब यह हुकूमत आई तो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 5.8% था, जो 2019 में एक साल के अंदर अंदर नोज डाइव करके 1% हो गया था। और ये अब सारा कुछ कोविड पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो डाउन स्लाइड है ये कोविड से पहले शुरू हो चुकी थी। और ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेड अप फिगर्स नहीं है। और लास्ट टाइम जब आपकी ग्रोथ रेट 1% थी वो 1997 में थी, यानी। और इसी तरह अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो डबल डिजिट्स में लास्ट टाइम आपकी इन्फ्लेशन जो थी वो 1999 में थी जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था। और सो एक लिहाज से आप महंगाई के हवाले से और आम आदमी पर बोझ पड़ने के हवाले से और मुल्की खजाने की इस वक्त जो सूरत हाल है ग्रोथ की, उसके हवाले से आप तकरीबन 2 दहाइयां पीछे जाकर खड़े हो गए हैं। और उसी का लॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो अवाम को फेस करना पड़ रहा है। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। और खान साहब जो है वो लोगों को ये नवीद सुना रहे हैं कि नहीं नहीं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराना नहीं है। 20 साल में तो ठीक नहीं हुआ, अब देखते हैं कि जिस मुआवजे का वो इंतजार कर रहे हैं वो कब होता है। अच्छा, उसमें ये भी एक चीज हुई कि वो 90 दिन के अंदर जो है दूध की नहरें बह सकती हैं और मामला सही हो सकते हैं, वो सब चीजें हमने सुनी और सब कुछ हो जाएगा। और रियाज़त मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसके बाद वो शब्बर ज़ैदी साहब जो है वो भी कोई रिफॉर्म नहीं कर सके, बल्कि वो छोड़ के भाग गए और वो अब इंटरव्यू दे रहे हैं इधर उधर और वो बता रहे हैं कि भाई मैं किस तरह कुछ नहीं कर सका, स्ट्रक्चरल मामला ऐसे हैं यहाँ पर, अंदर तक जो है करप्शन है, उसको सही मैं नहीं कर सका, लिहाजा मैंने रिजाइन कर दिया और मैं अलग हो गया। तो रियाज़त साहब, ये आपने डॉक्टर उवैस सलीम की बात सुनी, तो ये जो इकोनॉमी के जो मामलात हैं जिसमें मतलब जो लोगों से जो बात करें कारोबारी तबके से और इवन के अच्छे जो फार्मास्यूटिकल के एम्प्लॉइज हो गए, आम जो मजदूर हैं उनसे अगर बातचीत हो तो वो तो वाकई इस वक्त जो है बहुत बुरा भला कह रहे हैं और बहुत बहुत नालायक, बहुत नाराज हैं। असल में इसमें कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है कि किन हालात में ये इलेक्शन जीत के आए थे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को उस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस था जो इनको फेस करना पड़ा फौरन आते ही। तकरीबन 5 साल के अरसे में एक्सपोर्ट्स बिल्कुल फ्लैट रही पाकिस्तान की, इनसे पहले जब, और जो इंपोर्ट्स हैं उनमें बेइंतहा इजाफा हुआ, तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हुआ। अच्छा, एक जो सोल्यूशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस का इन्होंने ढूंढा, और ये आमतौर पे होता है जब आईएमएफ आती है, जब भी आप उसको बेल आउट मांगते हैं तो वो कहती है कि तुम्हारी करेंसी जो ओवर वैल्यूड है और तुम्हारी एक्सपोर्ट्स डाउन है और इसको तुम कंपेटिटिव नहीं हो दुनिया में। तो इन्होंने काफी बड़ा डिवैल्यूएशन किया। डिवैल्यूएशन एक्चुअली ऑलरेडी पहले शुरू हो गया था, इवन बिफोर इमरान खान टुक ओवर। लेकिन जब भी डिवैल्यूएशन होता है, खासतौर पर इतना बड़ा डिवैल्यूएशन जो पाकिस्तानी करेंसी का हुआ,
उसके नतीजे में इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जब भी आप करेंसी की कीमत जो है वो आधी कर देंगे अपनी, तो चीजें महंगी हो जाएंगी, आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, एनर्जी महंगी हो जाएगी और फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा। इस तरह की चीजें जिनका तब पूरे इकोनॉमी पे, हर चीज पे असर होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इससे अफेक्ट होती है। फिर उसके बाद अभी ये इससे डील कर ही रहे थे, IMF से इनकी डील हो गई थी, उसके फौरन बाद फिर ये कोविड-19 का मसला शुरू हो गया, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, ग्लोबल इकोनॉमी, अब हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो तो कहते हैं कि तकरीबन डबल डिजिट्स में श्रिंक कर रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी श्रिंक कर रही है। तो उन हालात में अगर आप देखें तो इन्होंने अच्छी तरह मेरे ख्याल में हैंडल कर लिया है उसको। अब जो है स्टेबलाइजेशन फेज में है इकोनॉमी, और अब आप देखें दो सेक्टर्स खास तौर पे जो लीड कर रहे हैं रिकवरी को इस वक्त, उनमें पहला तो कंस्ट्रक्शन, और आप इसकी जो इंडिकेटर ये है कि सीमेंट की जो सेल्स हैं वो बहुत बढ़ गई है, तकरीबन 4.5 to 5 मिलियन टन अ मंथ जो है वो इस वक्त सीमेंट के डिस्पैचेस हो रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंड पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ नया पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन। उन्होंने बहुत ही जो कंसेशनल लोन दिए हैं और मॉर्गेज सेक्टर को रिवाइव किया, उसकी वजह से बहुत सारे लोग घर वगैरह बना रहे हैं। अच्छा रियासत, बात बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये वक्ती है और चीजें सही सिंध की तरफ जा रही हैं, अगर मैं सही समझा हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मैं आपको इंडिकेटर्स बता रहा हूँ। एक अच्छा, तो मैं इंडिकेटर जो है, अगर आप मैं जो कंप्लीट करने थे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो सीमेंट से अंदाजा हो रहा है इसका। दूसरा जो सेक्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इन दोनों में तकरीबन डबल डिजिट इजाफा हो रहा है इस वक्त। अच्छा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तकरीबन जो सीमेंट सेल्स हैं वो तकरीबन 13% ऊपर हैं ईयर ओवर ईयर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तकरीबन 11.2% बढ़ गई है। और इन हालात में जबकि दुनिया भर में इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी और हमारे जो नेबरहुड में इकोनॉमी है तो वो डाउन है, उसके बावजूद यहाँ अच्छा, तो रियासत साहब, मैं एक अगर जसारत करूं तो एक सवाल करूं कि जिस वक्त नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त भी आप इसी तरह देख रहे थे, इसी तरह समझ रहे थे चीजों को, तो उस वक्त भी आप यही कह रहे थे कि जी चीजें बड़ी अच्छी जा रही हैं, बहुत मामला सही जा रहे हैं और बड़ा जो है तरक्की हो रही है और बड़ा मामला सही जा रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, ये सब चीजें नवाज शरीफ ने बेहतर कर दी हैं। तो उस वक्त जब ये मामला बिगड़ रहे थे और जो नवाज शरीफ जो बुरा हाल कर रहे, जैसे आपने बताया कि जब ये आए इमरान खान था तो मामला बहुत बिगड़ चुका था और तकरीबन दिवालिया के करीब था, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं इंडिकेट किया? नहीं, इनके जो पहले जो 2 साल थे नवाज शरीफ साहब के, उसमें काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ। हालात बड़े खराब थे और आपको याद होगा जब भी इन्होंने IMF से बेल आउट लिया था, लेकिन आखिरी 2 साल जो हैं उसमें बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। खासतौर पर, यानी वैसे तो इकोनॉमी बहुत अच्छी लग रही थी आपको कि जनाब 5% ग्रोथ हो रही है, 6% ग्रोथ हो रही है, इसकी बातें हो रही हैं, लेकिन वो ग्रोथ जो थी वो काफी हेविली डेट फ्यूल्ड ग्रोथ थी, और उसकी वजह ये थी, डेट इसलिए लेना पड़ता था इनको कि FDI वगैरह जो है वो काफी ड्रॉप हो गया था और एक्सपोर्ट्स वगैरह इनकी हो नहीं रही थी ज्यादा, कोई एक्सपोर्ट्स पे बहुत कम तवज्जो दी गई है गुज़श्ता सालों में। तो अब फाइनली ये सही काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस बात की। अच्छा, जाहिर है कि इसका जो बोझ पड़ा है वो आम लोगों में पड़ा है। जब आप डिवैल्यूएशन इतना ज्यादा कर देंगे और एनर्जी की प्राइसेस बढ़ा देंगे तो उसके नतीजे में आम लोग जो है उन पे तो बहुत बुरा असर होगा। इसलिए लोग जो है इनसे नाराज हैं, कीमतें बढ़ गई हैं चीजों की, तो वो तो कभी भी लोग इन्फ्लेशन को, कभी भी खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन को कभी भी लोग बर्दाश्त नहीं। जी, ये मैं जरा वापस आऊंगा इसके ऊपर और हमें फॉरेन पॉलिसी की बात करनी है। ये बहुत सारे लोग जो हैं ये आदाद शुमार का जो लाइव जो लोग देख रहे हैं और ये कमेंट्स कर रहे हैं, रियासत साहब ये जो आदाद शुमार आपने 11% और उस फलाने सेक्टर में 11%, इसकी जरा अगर कोई रेफरेंस भी दे दें तो मैं इनको यहाँ नीचे टाइप कर दूंगा कि ये रेफरेंस है। हाँ, किसके फिगर्स हैं ये? वर्ल्ड बैंक और PBS, इन दोनों के फिगर्स हैं। अच्छा, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो फिगर है उसमें तो ग्रोथ रेट आपका बिल्कुल टैंक हो चुका है। वो तो बैकवर्ड लुकिंग है ना। नहीं, वो बैकवर्ड से जो ग्राफ है वो ऊपर जाके एकदम से नीचे आ गया है 2019 में, कोविड से पहले ही नीचे आ गया था वो। वर्ल्ड बैंक की फिगर्स जो है ना, जब इस वक्त जो हो रहा है
वो आपको कई महीने बाद नजर आएंगी। वर्ल्ड बैंक इज ऑलवेज डिलेड होते हैं इनके जो फिगर्स होते हैं। अच्छा, तो आपको फिगर्स देखनी चाहिए वो स्टेट बैंक की और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, PBS की। लेकिन वो तो फिर आपकी अपनी हो गई ना। नहीं, मतलब अगर आप वो इंडस्ट्री वगैरह सप्लाई करती है ना, वो फिगर खुद तो नहीं बना लेते। अच्छा, अब सीमेंट सेल जो है, सीमेंट हम्म। सेल जो गवर्नमेंट ने तो नहीं बना ली, वो तो इंडस्ट्री के, आप इंडस्ट्री डेटा देख लें, आके सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन देख लें। इसी तरह जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, वो अब जैसे ऑटो सेल्स में एकदम जबरदस्त इजाफा हुआ है, वो तो उनसे आ रहा है ना, वो तो लेकिन ऑटो सेल में तो आपके प्लांट कई अर्से तक बंद भी रहे हैं ना, ये भी तो एक मसला हुआ है। वो तो बहुत बुरी हालत हुई थी जब IMF का बेल आउट हुआ हाँ। और इन्होंने करेंसी डिवैल्यूएशन किया और इन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ाए, तो उसके नतीजे में इकोनॉमी तो स्लो होनी थी। ये आप पूरी हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की इकोनॉमी की। पाकिस्तान में तकरीबन 26 बार ये हो चुका है IMF का बेल आउट। जब भी पुरानी गवर्नमेंट जो है वो खूब खर्चा करके चली जाती, नई गवर्नमेंट आती है तो उसको फिर IMF से जाके पैसे मांगने पड़ते हैं। अच्छा, और जब भी IMF आती है तो उसके नतीजे में वो इकोनॉमी आपकी स्लो होती है। और वो इसकी वजह से कि जो IMF जो है वो आपको ऐसे ही पैसे, IMF को कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। उस वक्त आती है आपको पैसे देने के लिए, आप जब जाते हैं उसके पास, जबकि दूसरा कोई आपको लोन देने के लिए तैयार ना हो। जब ऐसी सूरत हाल हो तो लेंडर जो है वो हमेशा अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है। अच्छा, जी जी, मैं वैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, क्विकली मैं 2 पॉइंट बस ऐड करना चाहता हूँ। एक तो वर्ल्ड बैंक ने जो 2021 की प्रोडिक्शन 2020 में की थी, वो 1% की थी। अब उन्होंने उसको रीएडजस्ट करके 2.1% कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बज़ाहिर उतनी बुरी तरह अफेक्ट नहीं हुई, लेकिन अगरचे अभी भी मामलात इतने अच्छे नहीं है। दूसरा, आपने ऑटो सेक्टर की बात की, अगर आप उसका ब्रेकअप देखें तो जो बड़ी गाड़ियां हैं, सारी SUVs हैं, क्रॉसओवर SUVs हैं, वो बहुत ज्यादा बिक रही हैं। लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी फरोख्त में, और ये मैं आपको नवंबर दिसंबर के फिगर्स दे रहा हूं जो पूरे 2020 के थे, छोटी गाड़ियों की फरोख्त में बहुत कमी हुई है और मोटरसाइकिल्स की तादाद जो फरोख्त है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, विच टेल्स यू समथिंग अबाउट द शिफ्ट। शायद वो लोग छोटी गाड़ियों के बजाय अब मोटरसाइकिल्स पर जा रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का चक्कर है, पेट्रोल का चक्कर है। अच्छा, जी जी, सवाल अशरफ, आपने रियाज हक की भी गुफ्तगू सुनी, वैसलीन की भी गुफ्तगू सुनी, और हम तो दुआ करते हैं कि रियाज हक ने जो कहा ये बात सच हो और वाकई जो है इकोनॉमी की हालत बेहतर और सही सिम पे आ गई और ग्रोथ हो यहाँ पर, क्योंकि लोगों की तो कमर टूट गई। तो आप किस तरह देखते हैं दोनों की गुफ्तगू? या देखिए, इसमें जो मैं कहूँगा, जो रियाज साहब ने भी जो बात की ना, कि ये जब एक नई हुकूमत आती है उसका एक डायनामिक होता है कि हुकूमतें जो हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में, लेकिन आमतौर पे भी शुरू में जो है वो काम कर रहे होते हैं जिनसे थोड़ी सी कंसोलिडेशन होनी होती है। जब उनको ये लगता है या तो इलेक्शन आ रहे होते हैं, वैसे चीजें बदलने लगती हैं, तो फिर वो खर्चे करते हैं जिनका नुकसान अगली हुकूमत को हो, उनको ना हो, लेकिन उस वक्त बात अच्छी लगे। और उसमें फिर जैसे रियाज साहब ने कहा, जब नई हुकूमत आती है तो वो फिर उसको IMF की तरफ जाना चाहिए इसमें। और ये बात भी है कि हमारे यहाँ खासतौर पे पाकिस्तान में कंटिन्यूटी का मामला कुछ सही नहीं है, कि जो अच्छी बुरी सारी ही पॉलिसीज अगले गवर्नमेंट को आके बदलनी होती है, या कम से कम उनको बुरा भला कहना होता है, फिर बाद में वो, जैसे इस केस में हुआ, बाद में भले उनको फिर वो ही करना पड़े। ये जो एक डायनामिक है ना, जब तक हम नहीं तोड़ते, ये कहानी कुछ बेहतर नहीं होने वाली है। इसमें फिर आप जब स्पेसिफिक्स पे आ जाएं तो वही हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई PTI वाले, मतलब सपोर्टर जो है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट खुद एक खास सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोट करते हैं कि जी क्या था कि उस वक्त की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, उस वक्त की, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ शॉर्ट टर्म फिगर। लेकिन जैसे अवैध साहब ने कहा, भाई जो लोग क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं भाई GDP का क्या होगा, ग्रोथ रेट का क्या होगा, वो चीजें नीचे आई हैं। तो ये जो एक चीजें, और फिर आवाम की जिंदगी में जो बेसिक गुड्स की कीमतें हैं, शक्कर, आटा, तेल, एनर्जी, उन चीजों का असर भी होता है। और ये पाकिस्तान जो डेट ट्रैप में फंस गया है, मैं पकड़ा कि वो, अगर आप देखें तो तारीख में जो मुल्क उसमें से निकले हैं, वो या तो इसलिए निकले हैं कि उनका कोई पोस्ट वॉर बूम था, या इस तरह का कोई बूम था जिसकी वजह से निकले, या फिर उन्होंने तो बहुत ड्रास्टिक
स्टेप्स उठाए हैं। और वो बल्कि मैं वैसे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम लिड हटा के सोचें, मतलब आउटसाइड द बॉक्स, कि यार क्या ड्रास्टिक चीजें की जा सकती हैं पाकिस्तान में या इस साइज के किसी इकोनॉमी में, जो जिसकी वजह से ये या तो डेट ट्रैप टूटे या साइकिल टूटे। डेमोक्रेसी और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाली जो बात है, वो तो लग रहा है कि अभी जिसको कितनी डामाडोल ही रहेगी कुछ देर, क्योंकि इस अच्छा, वक्त जो चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन में, उससे स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी तो नहीं दिखती। हाँ, मैं जरा कुछ एक सवाल भी लूं, और ये हमारे एक दोस्त हैं, दोस्तों के हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं, अजमत जमाल साहब, और मेरी इनसे गुजारिश ये है कि भाई ना मैं पटवारी हूँ ना डॉक्टर उवैस सलीम पटवारी हैं, और आपको हम गरीबों को इतनी गालियां बकने की जरूरत नहीं है। हम तो एक सादा सा सवाल रियाज हक से कर रहे थे, तो खुदा के वास्ते हम जो है ना ऐसी जबान आप इस्तेमाल करें, बड़े मासूम किस्म के लोग हैं और बड़े शरीफ लोग हैं हम। तो दूसरी बात ये जो मैं आ रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी की तरफ, तो रियाज हक मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। और अच्छा, कुछ सिलसिला कुछ ऐसा है कि रियाज हक जो है, आपको अगर जरा सा अगर मैंने काउंटर किया तो मुझे बड़ी गालियां पड़ रही हैं, तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब है। तो क्या वो पटवारी नहीं है इस वक्त देखने में? हाँ, मतलब मुझ पे पटवारी होने के फतवे लग रहे हैं। तो लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, और आपके जो इंडियन चाहने वाले हैं वो आपको उसी तरह से आपसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। तो मैं ये जो एक जो सवाल आया है, इसका आप जवाब दे दें कि जो हिंदुस्तानी जो हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल किया, वो आप ही से किया है कि आप ये बताएं कि आपकी इकोनॉमी, जो मैं रिपीट वो वर्ड नहीं करना चाह रहा, कि कशकोल इकोनॉमी, और आप जो है आईएमएफ डिपेंडेंट, और आप कर्जों में डूबी हुई इकोनॉमी, मिडिल ईस्ट के कर्जों में डूबी हुई इकोनॉमी, और आप इंडिया से क्या कंपेयर करते हैं? हम इस तरह ना आप कर्जों में डूबे हुए हैं, ना हम किसी पे डिपेंडेंट है, ना हम कशकोल लेके खड़े हुए। तो सर, इसको जरा काउंटर कर दें। नहीं, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान जो है उसका रिकॉर्ड बड़ा खराब है इस सिलसिले में। आईएमएफ के पास जितना मेरे ख्याल में सिर्फ अर्जेंटीना जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा गया है आईएमएफ के पास। पाकिस्तान इज प्रोबेबली नंबर 2 और नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स के जिसने बेल आउट सीक किया है। और उसकी वजह बहुत बुनियादी है कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना हमारे, अब एक चीज जो है जिन मुल्कों ने बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की की है, जैसे चीन है या साउथ कोरिया है या मलेशिया है, इन मुल्कों ने एक खास बात ये की कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया। और जब इन्होंने एक्सपोर्ट्स अपनी बहुत बढ़ाई तो उसके नतीजे में इतना फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने कमाना शुरू कर दिया कि इनको फिर किसी के पास जाके कर्जा मांगने की जरूरत नहीं थी। एक बार इनको मसला हुआ था, आपको याद होगा, जो एशियन डेट क्राइसिस कहलाता है 1990s में, कि जब इनको ये मसला हुआ था और उसके बाद से इन्होंने इतना ज्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद से फिर इनको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक तो ये मसला है। दूसरे ये है कि पाकिस्तान में इंटरनल सबसे बड़ा जो एक मसला है इस वक्त वो एनर्जी का है। अब ये जो इतने सारे जो प्लांट्स हमने लगा लिए हैं, जरूरत थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईपीपी के साथ वो इतने खराब हैं, उसमें बड़े मैसिव कैपेसिटी चार्जेस हैं। सिर्फ कैपेसिटी के आप कुछ बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, अगर आप कैपेसिटी मेंटेन कर रहे हैं उसकी, तो गवर्नमेंट उसको पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को उसके, जो बड़े। और 1990s में ये बहुत सारे जो खराब कॉन्ट्रैक्ट्स। तो रियासत मुझे बताइए ना, एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं हमने तवज्जो दी? मतलब क्यों नहीं दी? मतलब इतने अरसे से 70-72 साल हो गए मुल्क को बने हुए, हम जो है अमेरिका के एलाई भी रहे, हम चीन के भी एलाई हैं, ये दोनों के दोनों दुनिया की सुपर पावर बन चुके हैं, और हम इनके दोनों के एलाई होके, बल्कि हम इन दोनों की दोस्ती कराने में हमारा कलीदी किरदार हमने अदा किया, फिर भी जो है हम पीछे के पीछे रह गए। अगर आप 1960s का डेटा देखें ना, तो पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त, वो ये जो जितने एशियन टाइगर्स हैं ना, ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सबसे मिला के ज्यादा थी पाकिस्तान की उस वक्त। तो फिर तो और शर्म की बात है। और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ। होता यह है कि जो गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा उनको फिक्र होती है कि भाई किसी तरह लोगों को लगे कि अंदर खुशहाली है। ये नहीं सोचते कि मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये है कि एक्सपोर्ट्स को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाए
कि आपको कभी भी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स की कमी महसूस ना हो, उसके बाद फिर आप खरीद सकते हैं चीजें जो चाहें। अब चीन ने इस कदर वास्ट अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स किए हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा जमा कर लिया है जो रिजर्व्स हैं अपने, कि वो अब दुनिया भर की मदद कर रहे हैं उसके, न सिर्फ अपने लोगों की बल्कि दुनिया भर की मदद कर। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है पॉलिसीज में कि आप एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करें, उनको तो इंसेंटिव्स नहीं किया ना, ये तो बिल्कुल बेड़ागर कर दिया। यानी कि हाँ। 72 सालों से, और शर्म की बात है कि आप आगे थे और आप पीछे हो गए, यानी कि आपको रिवर्स गेट लग गया एक तरह से देखा जाए। बाकी ताइवान और साउथ कोरिया आपसे आगे निकल गए ना। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का दी ओनली टाइम के इसका बेंड हुआ है अप, ये कर्व वो मुशर्रफ के दौरान में वक्त में था। तकरीबन 2000 से 2008 तक अगर आप पूरा कर्व देखेंगे गुज़श्ता 50 साल का, तो द ओनली टाइम द कर्व वेंट अप in terms of GDP, in terms of exports as a percent of GDP, that was during Musharraf period. उसके अलावा जो है वो, लेकिन वो तो रियासत अमेरिका से पैसा आ रहा था ना, वॉर ऑन टेरर में आप उनके इत्तेहादी बने हुए थे, दबा के पैसा आ रहा था। मुशर्रफ के दौर में ये पैसा आ रहा था, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट्स में काफी इजाफा किया उन्होंने। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, पीपल्स पार्टी हुकूमत तब्दील हुई। जी वैस सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अगले टॉपिक पे आना चाहूंगा। जी थी कि पेरिस क्लब से आपके कर्जे रीशेड्यूल हो रहे थे, आपको टैरिफ इंसेंटिव्स मिल रहे थे यूरोपियन यूनियन से, बहुत सारी चीजें हो रही थी जो वो तो आपको अभी मिल रहे हैं, डायरेक्टली टाइड अप थी। उस वक्त जो आपका वॉर ऑन टेरर था, उसके साथ वो डायरेक्ट इंसेंटिव्स अटैच थे एक तरह से। हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। एक्सपोर्ट जो है सिर्फ इससे नहीं होती कि आपको कितने पैसे कितने दे दिए, लेकिन रियासत साहब ये देखिए ना, आपको इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड करना पड़ता है, उसको प्रमोट करना पड़ता है, फॉरेन मार्केट्स ढूंढनी पड़ती हैं, वो जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम। तो नहीं किया ना, मुशर्रफ साहब ने कर देते। उन्होंने ना एनर्जी में सही से इन्वेस्ट किया, ना उन्होंने जो है सही से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। 8 साल के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी बहुत जबरदस्त। आप अगर यूनिडो को फिगर देखें कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताती है पर कैपिटा मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू एडेड कितना है मुख्तलिफ मुल्कों का। तो सिर्फ मुशर्रफ के जमाने में वो पर कैपिटा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड बढ़ा, उसके बाद से फिर डिक्लाइन हो रहा। अच्छा मैं फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश जो है ना, उसने आपको कहाँ पीछे छोड़ दिया है बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर वैस सलीम अब आपसे फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स की तरफ हम आ जाते हैं। इमरान खान साहब जब आए थे तो वाकई अब ऐसा लगा था कि जी कि ट्रम्प साहब से बहुत अच्छी केमिस्ट्री मिलती है, और इमरान खान साहब अमेरिका भी आया तो बहुत बड़ा उनको यहाँ की जो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है उस बहुत बड़ा उन्होंने जलसा किया एक तरह से समझ लें आप डीसी में। और कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब आ गए हैं तो जो मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, जो बादशाह हैं, वो भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल इमरान खान साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है। तो मुझे जरा कुछ एजुकेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो स्टैंडिंग है वो नजर आई, वो सब चीजें तो हुई। उसके बाद आपने मिडिल ईस्ट का जो डिजास्टर देखा कि मिडिल ईस्ट में किस तरह का डिजास्टर हुआ। ट्रम्प साहब से केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन कश्मीर में जो मामला हुआ कि मोदी साहब को हम इंतहा पसंद कहते रहे, उन्होंने इंतहा पसंदी को फरोग भी दिया इंडिया के अंदर, लेकिन कश्मीर में जो उन्होंने किया उसके ऊपर दुनिया खामोश रही। दुनिया ने बातें तो की लेकिन किया कुछ नहीं। अब हम एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि अब जो है बाइडेन साहब आके कुछ कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बाइडेन साहब भी कुछ करेंगे। तो ये फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं कि 2.5 साल में किस तरह चली है? फराज, देखिए बात यह है कि जब आप पर्सनल कैरिज्मा की बुनियाद पर कोई भी चीज करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका वो देरपा हो नहीं सकती। अब हम आपको याद होगा, अभी मुशर्रफ की बात हो रही थी, मुशर्रफ के जमाने में हम कितना सुनते थे कि बुश के साथ भी उनकी एक पर्सनल इक्वेशन है, ब्लेयर के साथ भी एक पर्सनल इक्वेशन है, सऊदी हुक्मरानों के साथ भी जो है वो बड़े शीरो शकर हुए हैं। लेकिन उस सब का नतीजा क्या निकला पाकिस्तान के हक में, या वो ताल्लुकात जो थे उनके जाने के बाद किस नहज पर पहुंचे। अब इस वक्त अगर हम देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम पिछले हफ्ते जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर रहे थे, हमारी लोकेशन भी अहम है और उसके साथ जुड़े जो मसाइल हैं वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन मैं हमेशा हैरान होता हूँ इस बात पर कि एक ऐसा मुल्क, हम इंडिया की तो बहुत बात करते हैं कि अपने हमसायों के साथ उसके किस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हमारे अपने हमसायों के साथ किस तरह के ताल्लुकात रहे हैं, कुछ हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए।
ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा किसी न किसी हवाले से कशीदगी का शिकार रहते हैं। चाइना के साथ ठीक है, हमने चाइना को एक फ्रंट एंड पर रखा हुआ है, इस वक्त सीपैक जो है उसकी बहुत बात हो रही है, लेकिन जो उगैर मुसलमान हैं या जो सरहदी इलाके हैं चाइना के, वहां पर किस तरह के मामलात हैं वो बिल्कुल हमने स्वीप कर दिए हैं अंडर द कारपेट। आपने खुद ही जिक्र कर दिया मिडिल ईस्ट का, सऊदी अरब के साथ कौन सोच सकता था कि इतने अरसे के जो दरीना ताल्लुकात हैं वो भी आकर इस हुकूमत में खराब हो जाएंगे। मलेशिया के साथ फॉर इंस्टेंस आपने एक सेल किया पिछले यूनाइटेड नेशंस के उसमें मीटिंग में कि हम इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर गए उनके, तो आपने अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू में देख लिया कि उन्होंने कहा कि वो तो महातीर की जगह जो है वो अब एक करप्ट हुक्मरान आके बैठ गया है, सो इट मींस के वो भी जो है उन्होंने उसको ब्रैकेट कर दिया है कि इनके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है। और डॉक्टर साहब, मैं अगर एक बात कहूं कि श्रीलंका में अभी आप जा रहे थे पार्लियामान में एड्रेस करने के लिए, उस उधर क्या हुआ आप देखें? देखिए, अब उसके हवाले से जो है ना पूरी मालूमात नहीं है। दोनों साइडें जो है वो अपनी अपनी स्पिन उसको देने की कोशिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि जी वो पार्लियामेंट से खिताब इसलिए उनका मनसूख हुआ क्योंकि उनको कश्मीर की वजह से या इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से। कोई ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है कि जाहिर है उनके स्केड्यूल में इसकी गुंजाइश नहीं थी, कोविड की भी सिचुएशन है, सो वी डोंट रियली नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि इस वक्त आप खारजा मुहाज पर उतने आपके ताल्लुकात गहरे नहीं हैं, उतने आपको वहां से इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे जितने आपको तारीखी तौर पर मिलते रहे हैं। हम अपने दुश्मनों की तो बात ही नहीं करते, भारत की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे, हम इस वक्त अपने जो दरीना दोस्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उसकी वजह मैं सिर्फ ये समझता हूं कि आपने ये समझा कि अपनी जो एक कैरिज्मेटिक आपकी पर्सनालिटी है उसकी बुनियाद पर आप किसी को भी चार्म कर सकते हैं और किसी को भी डिच कर सकते हैं। दुनिया के ताल्लुकात इस तरह नहीं चलते। आपको, आप किसी को पसंद करें या ना करें, आपको उनके साथ मिलकर चलना पड़ता है। आप अपनी जोग्राफियाई लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी ग्लोबल हैसियत चेंज नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि अगर आपके घर के अंदर मामलात खराब होंगे तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि घर के बाहर जो है वो लोग आपको एक पंचायत का सरबराह बनाएंगे। अच्छा, मैं रियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। जो हमारे जो दोस्तों की तरफ भी अगर देख लें तो अमेरिका देखा जाए हमारा एलाई है, अमेरिका से तो हमारे ताल्लुकात जो थे वैसे ही रहे, कोई कोई उसमें बढ़ावा नहीं हुआ, कोई फायदा भी नहीं हुआ। मोदी साहब ने जो कश्मीर में किया उस पर कुछ, ट्रम्प ने कुछ नहीं किया, और वो उनके इन्हिसार हैं। और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में जो हम कहते थे कि जी अब खान साहब की बहुत बड़ी स्टैंडिंग है, तो मिडिल ईस्ट के बादशाह आए, बिन सलमान भी आए, हमारे मोहम्मद बिन जैद जो यूएई के हैं वो भी आए, लेकिन उसके बाद उनका जो रवैया पाकिस्तान की तरफ रहा और जिस तरह उन्होंने खुल के इंडिया को सपोर्ट किया, बल्कि इस हद तक चले गए कि पहली दफा सऊदी अरब इन लोगों की, इन ममालिक की तारीख में इंडिया के मिलिट्री चीफ को बुलाया गया और उसको की नोट स्पीकर बना के जो है अपनी जो डिफेंस यूनिवर्सिटीज है उसमें वो उसने जाके एड्रेस किया, जहां पर पाकिस्तानी फौजी भी पढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर वो $1 बिलियन किस तरह मांगे गए और किस तरह के बयान दिए गए, तो और खुल के उन्होंने बता दिया कि हमारा जो ताल्लुक है वो इंडिया पे हमारी लीनिंग है, हम उनसे आपके पीछे ताल्लुकात खराब नहीं करें। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात अक्सर जो सऊदी टीवी पे मैं सुन रहा था, उनका कहना बड़ा खुल के वो ये कह रहे थे कि भाई हमें ये जो कहा जाता है ब्रदर मुल्क पाकिस्तान से हमें बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये बात भी देखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, हमें उनकी भी परवाह करनी है, हमें उनको भी देखना है। तो उनकी जो पॉलिसी है वो तब खुल के सामने आई है। और ईरान जो है उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात कशीदगी की तरफ ही रहे। और अफगानिस्तान में आपको पता है मिला जुला मामला है, जो नॉर्दर्न अलायंस है वो हमें खुल के जो है नापसंद करते हैं, खुल के, उसमें कोई इसमें इबाम नहीं है। तो क्या सिलसिला है कि फॉरेन पॉलिसी में तो हम कोई ज्यादा पेशरफ नहीं कर पाए? असल में अगेन जो फॉरेन पॉलिसी को भी आपको देखना होगा कि जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वक्त। कौन बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिनमें आपस में एक टसल चल रही है, और बाकी सब जो हैं वो उनको अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है।
अब इस वक्त आप देखें कि चीन जो है वो अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका और वेस्ट के लिए इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बड़ी तेजी से राइज किया है उसने। और अब जो है ये पहले तो इनका रूस के साथ झगड़ा रहता था, अब जो है खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि चीन जो है वो हमारा मेन राइवल है। लेकिन अब देखें फिर दोबारा तब्दीली का इम्कान है, किस तरह ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती है चीन और अमेरिका की। बाइडेन साहब आ गए हैं और पाकिस्तान की क्या होती है पोजीशन इसमें, ये इस पर डिपेंड करेगा। अब ये अरब जो हैं ये जाहिर है कि फंडामेंटली जो अरब मुल्क हैं वो अमेरिका के एलाइज हैं, और जब वो पाकिस्तान की मदद करते भी हैं तो वो यहाँ से कोई सिग्नल जाता है कि भाई ठीक है कुछ हेल्प करो इनकी। वो जब करते हैं वैसे अपनी मर्जी से नहीं करते वो, या इस वजह से नहीं करते कि पाकिस्तान उनका एक बरादर मुल्क है। तो उस सब को आपको समझने की, देखने की जरूरत है। अच्छा, अमेरिका खुद जो है इस वक्त ट्रंप के 4 साल के बाद इन लोगों पे दुनिया में ट्रस्ट जो है वो बहुत कम हो गया है। खास तौर पे इन्होंने जो अपने एलाइज के साथ ट्रंप ने किया यूरोप में, और अब जो है बाइडेन साहब जो हैं वो चढ़ा रहे हैं, क्वाड बनाया है उन्होंने, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया को शामिल किया है। इनको कह रहे हैं कि भाई ठीक है चाइना से हमारा जो है वो एक्सट्रीम कंपटीशन है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है ये खुद उससे ताल्लुकात बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं चीन से। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और पाकिस्तान को इसको समझने की जरूरत होगी और इसको नेविगेट करना होगा। इंडिया से भी ताल्लुकात इस पर डिपेंड करेंगे, पाकिस्तान के अरब मुल्कों से भी इस पर डिपेंड करेंगे कि इनके साथ अमेरिका के क्या रवैया होता है, चीन का क्या रवैया होता है, ईरान की जो डील है वो कहाँ जाती है, जो न्यूक्लियर डील है उस पर भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का इन्हिसार है बहुत हद तक। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं, इनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। लेकिन रियाज हक साहब एक चीज बताइए कि फिर जो अरब ममालिक हैं, अब ये इंडिया के साथ जो उनके जो मामला है इसको तो अमेरिका नहीं कहता ना, वो तो उनका अपना इंटरेस्ट है, अपना मफाद है। अमेरिका की आपको मालूम है ना कि अमेरिका इस वक्त इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाई समझता है, इससे पहले ये सूरत हाल नहीं थी। ये गुज़श्ता चंद सालों में ये डेवलप हुई है, और उसके नतीजे में जो अमेरिका के जो मिडल ईस्ट के एलाइज हैं जो बेसिकली अमेरिका पे डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक, ये भी उसी लिहाज से अपने पोजीशंस चेंज करते हैं। लेकिन रियाजा साहब ये भी तो सिलसिला है कि अगर आप इकोनॉमिकली जो है माशी तौर पे आप मजबूत हो तो फिर आपको इनके ऊपर आपका इतना इन्हिसार भी नहीं होगा। बल्कि ये राज सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने कमेंट कर रहे थे जब आप पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे कि आपकी एक्सपोर्ट सिवाय मैनुअल लेबर के आपकी कोई खास मेजर एक्सपोर्ट नहीं है और हम उस पर जो है डिपेंडेंसी हो सकती है। तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो जब इंडिया की तरफ वो लोग देखते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी वो देखते हैं कि जी हमें यहाँ से टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हम लगा रहे हैं, अभी टेस्ला जो है वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है, ये सब चीजें हैं, उनका हमारा इन्हिसार एक सप्लाई आ रही है, ये सब चीजें हैं। वो पाकिस्तान की तरफ जब देखते हैं तो कहते हैं जी या तो मिलिट्री की जरूरत पड़ सकती है या मैनुअल लेबर है, कोई मेजर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं है जिससे आपने पहले बात की। तो असली तो फिर फॉरेन पॉलिसी भी तो आप देखें ना, वो भी तो आपकी इकोनॉमी, आपकी एक्सपोर्ट वही डिक्टेट कर रही होती है। नहीं, वो मसला है, वो तो पहले ही हमने बात की ना, काफी देर इस मौजू पे हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपना इंडस्ट्रियल बेस जैसे डेवलप करना चाहिए था, एक्सपोर्ट बेस डेवलप करना चाहिए था, वो नहीं किया है। इसीलिए अब भी पाकिस्तान जो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, पाकिस्तान की जो बहुत ही ह्यूज ट्रेड डेफिसिट्स रन करता है, तकरीबन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो कुछ 24-25 बिलियन बनती हैं सिर्फ, जबकि इंपोर्ट्स तकरीबन 65 बिलियन है। तो वो 40 बिलियन जो 20-40 बिलियन का जो वो फर्क है वो कहाँ से आता है? वो पाकिस्तानी जो बाहर से दुनिया भर से भेज रहे हैं पैसे, उसी पर डिपेंड करता है ना पाकिस्तान। तो वो भी एक एक्सपोर्ट है, उसको एक सर्विस एक्सपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी रिलायंस है उस पर। अच्छा, सवाल अशरफ आपकी तरफ आता हूँ, बड़ी देर से खामोश बैठने लग रहा है, बहुत सारे नोट्स आपने बना लिए हैं और बहुत कुछ आपके पास कहने को है। और जो ये कहा जा रहा है कि जी मैं बिल्कुल चव्वल किस्म का आदमी हूँ और बैठ के खान साहब पे अटैक कर रहा हूँ, तो भाई आप मुझे चव्वल ही समझ लें बेशक, लेकिन हम यहाँ पर एक जो है नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब से कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और अच्छी बातें भी जो हुई हैं, रियाज हक साहब तो अच्छी बातें बता रहे हैं,
और हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं, अगर वो इस दुआ के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि इसमें हम इस शो के अंदर हम ये डिक्लेयर कर देंगे पाकिस्तान जो है अगले साल बैंकरप्ट होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो अब तक ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि नजर नहीं आ रहा है। तो आप खुदा के वास्ते अपनी एनर्जी जो है सवालों की तरफ लगाएं। एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से ताल्लुकात पाकिस्तान के कैसे ही हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं ये, लेकिन एक चीज यकीनी है, वो ये कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो, इसलिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है और वहां पर अगर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो वो एक पूरे रीजन के लिए भी खतरा है, अमेरिका के लिए भी खतरा है। तो एक चीज जो है, अभी हाल ही में मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा, ये जो शमाइला चौधरी और वली नसर ने एक लिखा है अटलांटिक में, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ अब अमेरिका को चाहिए कि वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाए। और एक चीज जो उन्होंने उसमें पॉइंट आउट की कि पाकिस्तान का चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो पाकिस्तान जो है वहां से अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करें चाइना में, तो वो उस पर टैरिफ नहीं, उस पर कोई ड्यूटीज वगैरह, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स है वहां से। उन्होंने कहा है कि ये कर सकता है अमेरिका, एक कुछ चीजें वहां पर ऐसे प्लांट्स बनाए जिसमें वहां वैल्यू ऐड करके, अब मसलन जैसे चिप्स में एक वैल्यू ऐड की जाती है असेंबली एंड टेस्ट के जरिए, जो बहुत सारे मुल्क करते हैं एशिया के। अमेरिका बनाता है चिप्स वगैरह, या ताइवान से बन के आते हैं जो एक्चुअल जो सेमीकंडक्टर पार्ट है, और बाकी असेंबली और टेस्ट जो है वो मलेशिया में होती है या ऐसी जगह होती है। तो ये पाकिस्तान में भी किया जा सकता है इस तरह। तो इससे जो है, ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान जो है उसकी मदद करेंगे ये, बल्कि इसलिए ताकि वो इतना अनस्टेबल ना हो जाए कि वो अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, मतलब कि आप इतनी एक खतरनाक चीज आप लेके बैठे हुए हैं, तो आपको जो है सेहतमंद होना जरूरी है। उससे जो है फिक्र होती है कि यार यहाँ ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल केओस हो जाए यहाँ पर और सूरत हाल इतनी खराब हो। अब इंडियंस जो है वो नहीं समझते इस बात को, हालांकि ये इंडिया के भी फेवर में है। अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। जी, अच्छा सबात, आपने बहुत सारे नोट्स बना लिए हैं सर, ये बताइए कि एक नोट क्या लिखा हुआ है। दूसरी सर ये बात बताइए कि इमरान खान साहब से कुछ जो गलतियां हुई और अच्छी बातें हुई, दोनों का तस्करा कर दे। यार देखिए, इसमें मैं एक्चुअली ये कहूंगा कि जो इतनी देर से बात सुन रहा था और सीख भी रहा था अवैस साहब से, रियाज साहब से, हमने तो बल्कि इमरान खान साहब का जो असर है फॉरेन पॉलिसी पे, उसकी तो अभी कोई खास बात ही नहीं हुई है। मतलब शुरू में अवैस साहब ने कहा था कि वो पर्सनालिटी बेस्ड जो एक इंटरेक्शन था ट्रंप साहब के साथ, उस पे जाहिर है एक बड़ा फोकस था और उसका बड़ा शोर भी किया इमरान खान साहब ने, उनके सपोर्टर्स ने। लेकिन वही बात अवैस साहब वाली कि यार कोई भी आप अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर्सनालिटीज पे बेस करेंगे तो मतलब दैट इज बाय डेफिनेशन उसमें एक प्रॉब्लम है। और ट्रंप साहब की तो खास बात ये थी कि वो पल में तोला पल में माशा वाला उनका पर्सनालिटी का जो इशू था कि आज वो आपके साथ खुश हैं तो आपको एयरफोर्स 1 पे बुला रहे हैं, दूसरे दिन नाराज हो गए तो पिटाई कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि अमेरिका ने वैसे तो अगर आप देखें तो किसी हद तक कंटिन्यूटी भी है। वो डू मोर की जो रट थी पाकिस्तान के लिए, एक वो प्रॉब्लम रही है। आते इस तरफ है, मैं भी जरा ऊपर की बात करूं कि बाइडेन साहब के आने की वजह से उम्मीदें हर तरफ बड़ी लग रही हैं लोगों की, फॉरेन पॉलिसी में भी, डोमेस्टिक पॉलिसी में भी, हर जगह। और बल्कि अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी कोविड वगैरह में तो मुझे बड़ी उम्मीद है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे मैं उसको उस तरह से देखता हूं कि दिस विल बी ए रिटर्न टू स्टेटस क्वो एंटी। और जो आम एक अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप है उसमें जैसे आदिल नजम साहब कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह कि उसके बावजूद कम से कम हमारे जैसे लोग ये देखते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान की कॉमन जिसको आप कह रहे हैं इंटरेस्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, लोकेशन हो गई, पाकिस्तान का एक अंग्रेजी बोलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क होना, फिर जैसे कि रियाज साहब ने कहा हिंदुस्तानियों को और अक्लमंद हिंदुस्तानी इंडियंस ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी उनके लिए अच्छा है। एक इतना बड़ा मुल्क अगर आपके बॉर्डर पे इनस्टेबल है तो आपकी भी स्टेबिलिटी के लिए वो अच्छी चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान हिंदुस्तानी माने या ना माने उनके लिए एक बफर स्टेट है।
सेंट्रल एशिया की तरफ, दूसरी तरफ। अगर तो इसलिए पाकिस्तान की एक सर कौन सी बफर importance स्टेट है, अब कौन सा कोई जो है गौरी ने महमूद गजनवी ने अब सर, आना है, नहीं, अब वो नहीं, टाइम नहीं, नहीं गौरी निकल की गया? बात नहीं है सर। अफगानिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं, वो जो एक जो मतलब सेंट्रल एशिया जो अभी भी सही तरह से अपनी करवट बैठा नहीं है, वो सारे मसाइल जो हैं, राइट डाउन टू द फैक्ट कि अफगानिस्तान से जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो पाकिस्तान ने इनहेरिट किया, इंडिया ने नहीं किया। ये सब चीजें अपनी जगह पे। वापस आते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया, इस हुकूमत को क्या करना चाहिए था या क्या कर सकते थे, नहीं किया। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि इन्होंने जो मतलब एक रीअलाइनमेंट की बात की, अगर हम बैठ के देखें सोच समझ के, कि पाकिस्तान की पिछले 30-40 साल में, खासतौर पे जनरल जिया ऑनवर्ड्स, जो गल्फ मोनर्कीज हैं, और ये कहना पड़ेगा कि इस्लामिस्ट गल्फ मोनर्कीज हैं, उनकी तरफ रुझान खासा हो गया था, इकोनॉमिक रीजंस के लिए और रीजंस के लिए। सऊदी अरब, यूएई, ये सारी जो ताकतें हैं उसमें, बल्कि अगर आप गौर करें, इमरान खान साहब ने एज ऑपोजिशन लीडर, जब यमन की बात आई, सऊदी अरब प्रेशर डाल रहा था कि आप यमन में हमारे साथ खड़े हों, तो इमरान खान साहब ने एज ऑपोजिशन लीडर ही मोर और लेस फोर्स दैट इशू इनटू पार्लियामेंट, और फिर उसको मना किया गया। ये इमरान खान साहब की एक, जिसको आप कहना, आप कह रहे थे पॉजिटिविटी ढूंढो, ये नहीं नहीं, ये तो पॉजिटिविटी ऑपोजिशन की पॉजिटिविटी भाई, आने नहीं, आगे लेकिन हुकूमत में इमरान आके खान थोड़ी साहब की है ना, बात है। हाँ नहीं, लेकिन उसके बाद जो ये इनकी एक एस्पिरेशन थी, अब वो पता नहीं इमरान खान साहब की अपनी एस्पिरेशन थी अच्छा, कि इनके किसी एडवाइजर की थी, कि हम जो है वो मिडिल ईस्ट की मोनार्की से जो हमारे नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी तरफ थोड़ा अपना रुझाव भी रखें। मलेशिया, ईरान, टर्की, मलेशिया, टर्की, ईरान, वो जो एक जिसको कहते हैं ना नॉन अरब और किसी हद तक नॉन इस्लामिस्ट ब्लॉक जो एक बन सकता है, राइट। इंडोनेशिया तो चुप बैठा रहता है, वहां पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन उस तरफ जो रुझान वक्त था, वो नहीं, वक्त एक की किल्लत हो रही है। आखिरी बात कहने दें, हाँ, अब थोड़ा सा नेगेटिव भी होने जी दें। प्रॉब्लम उसमें यही रही है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह वो सब कुछ करते हैं, उसी तरह से ये भी किया, कि एक दिन सुबह उठ के कह दिया हम ये कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर उसमें से पीछे हट गए और फिर आगे गए। तो उसकी वजह से अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चार आने, कि फायदा भी नहीं हुआ उस ब्लॉक के बनने का ज्यादा, लेकिन ताल्लुकात भी खराब हो गए मिडिल ईस्ट से। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, और इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके दूसरी तरफ जो भी रजीम या गवर्नमेंट आएगी, उसको इसको संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल दें, मैं पीपीपी का सपोर्टर नहीं हूं, जरदारी साहब ने लास्ट जब रीबैलेंसिंग की है ना, कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर किए, चीन से ताल्लुकात बेहतर किए, मतलब उसको आप कह लें कि जरदारी साहब ने किया या उनके दौर में हुआ, उस तरह की कोई चीज हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म करनी पड़ेगी। अच्छा जी, मैं आखिरी शो के आखिरी हिस्से में डॉक्टर वैसली में आपकी तरफ आता हूँ। ये कश्मीर का मामले पे जरा कुछ गुफ्तगू कर ली जाए कि कश्मीर में जो मोदी साहब ने किया, ये दुनिया ने देखा और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और अब ये बात कही जा रही है कि जी शायद पाकिस्तान ने भी एक हलकों ने अभी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि अब हम सिर्फ डिप्लोमेटिकली या एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अब ये शायद मामला ऐसे ही चलेगा। इसको इमरान खान साहब की हुकूमत ने कैसे मैनेज किया आपकी राय में? फराज देखिए, ये एक सेंसिटिव इशू है और मेरा ख्याल है कि इसको जज्बातियत के बजाय एक प्रैक्टिकल लेंस से देखना चाहिए। इमरान खान पर बहुत तनकीद की जाती है कि उन्होंने कश्मीर बेच दिया वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती या किसी भी और जमात की हुकूमत होती, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते। आज की दुनिया की हकीकत ये है कि चाइना और इंडिया दो बड़ी इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स हैं। दुनिया उनकी तरफ देख रही है, दुनिया उनके साथ ट्रेड रिलेशंस करना चाहती है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया। सो आपने इवन आप अमेरिका को या वेस्टर्न कंट्रीज को तो छोड़ ही दीजिए, आपने मलेशिया के अलावा किसी मुसलमान मुल्क से कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत में कोई आवाज बोला है पाकिस्तान की हिमायत। सो ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम जितना जल्दी तस्लीम कर लें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, हमारी कश्मीर के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है, बट वी कांट पंच अबव आवर वेट।
हमारी ख्वाहिश जो मर्जी हो, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज को तब्दील तो नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भी बयानात, जैसे यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान ने तकरीर की या मुख्तलिफ मौके पर वो उसका जिक्र करते रहते हैं, या हमारा दफ्तर खारजा उसका जिक्र करता रहता है, ये तो होता रहेगा। और कोई भी हुकूमत होती वो शायद यही करती, इससे ज्यादा कुछ ना कर पाती। और अगर हमारा ये ख्याल है कि जो बाइडन के आने के बाद इसमें कोई तब्दीली आएगी, तो उनकी तरफ से भी शायद आपको रस्मी बयानात तो नजर आए, लेकिन उसके आगे जाकर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए मुझे ना वेस्टर्न पावर्स नजर आती हैं, और पाकिस्तान के हाथ भी बंधे हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, मतलब आपके पास कोई ऐसा हरबा नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करके खारजा महाज पर या दाखिली महाज पर इस मसले को हल कर सके। अच्छा जी, रियाज हक साहब, यही सवाल आपकी तरफ, और जरा इस बात का भी जवाब दे दीजिए। एक साहब हिंदुस्तानी जो है शलेश चुदंकड़ जो है उनका नाम है, वो पीछे पड़े हुए हैं कि तुम लोगों को अगर कश्मीर हल भी हो गया तो तुम लोगों की डॉक्ट्रिन में है कोई गजवा हिंद जो कि होना है, जिसकी वजह से तुम लोग हम पे हिंदुस्तान से दुश्मनी रखोगे। तो इसका भी जरा कुछ जवाब दे दीजिए। इस पे बड़ी जो है कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं। असल में कश्मीर का मसला जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जनाब कोई आए जादू की छड़ी और उसको जनाब सब मसला हल कर देगी। वो कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, एक दो मौके ऐसे आए थे पहले कि जिसमें इंडियंस खुद कहते हैं, अपनी किताबों में लिखा है उन्होंने, एक तो श्याम सरन ने लिखा है, ये दूसरे जो उनके एएस दुलत साहब जो उनके रॉ के चीफ थे, कि इंडिया पाकिस्तान जो थे वो बहुत करीब आ गए थे कश्मीर के मसले पर को हल करने के लिए, और वो था मुशर्रफ के पीरियड में, उसको कहते हैं मुशर्रफ फॉर्मूला। उसमें भी उन्होंने ये नहीं था कि कोई टेरिटरी वगैरह चेंज हो जाएगी, इंडिया जो है वो अपना टेरिटरी गिव अप कर देगा या पाकिस्तान अपनी टेरिटरी गिव अप कर देगा। उसमें भी अग्रीमेंट ये था कि हम इसको जैसे डीमिलिटराइज्ड जोन है ना कोरिया में, नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह कश्मीर को हम डीमिलिटराइज कर देंगे, दोनों फौजी अपनी निकाल लेंगे और सॉफ्ट बॉर्डर स्टैब्लिश कर देंगे ताकि वहां लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल सके। उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि कोई प्लेबिसिट हो जाएगा जिसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया को पूरा कश्मीर मिल जाएगा, या जनाब इस तरह कोई बॉर्डर वगैरह चेंज, ये सब तरह की कोई चीज नहीं थी उसमें। तो ये कोई इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, चाहे कितने ऐलानात करते हैं, कितना शोर मचाते रहें, दोनों में से किसी में भी ये ताकत नहीं है कि वो जो दूसरे का कश्मीर का हिस्सा है उसको बजोर शमशीर ले ले। ना तो इंडिया पाकिस्तानी कश्मीर ले सकता है, ना पाकिस्तान इंडियन कश्मीर ले सकता है। इसका हाल यही है कि बातचीत करके ये मसला हल करें ताकि वहां ये जो जंगी सूरत हाल है ये खत्म हो। नहीं तो रियासत साहब, जो आप बात कह रहे हैं, तो फिर तो इंडिया ने तो अपने कश्मीर को अपना कश्मीर कर लिया, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमारा हिस्सा है, तो हम भी फिर यही काम करें, आगे बढ़ें। जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो यही होना चाहिए। उससे मसला हल तो नहीं हुआ ना, वहां सूरत हाल क्या है देख लें इस वक्त, क्या सूरत हाल है वहां। और दुनिया भर जितनी ज्यादा इस वक्त इंडिया को बैड प्रेस मिली है गुज़श्ता 2 साल में, इतनी कभी नहीं मिली हिस्ट्री में। नहीं, वो बात सही है, लेकिन उसको इससे नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है कोई इससे। जी वैसे अगर आपने अभी की जो कश्मीर की सिचुएशन है ना, वो एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट में है। वो बीजेपी की जो एक मखसूस सोच है, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, खासतौर पर मोदी की बीजेपी के, वो उसके तनाजुर में आप उसको देखें। इस पॉलिसी के तहत तो अमित शाह ये बयान भी दे देते हैं कि हम नेपाल में और दूसरे मुल्कों में जो है वो इंडिया की हुकूमतें बनाएंगे। सो ये जब तक ये मौजूदा सेटअप भारत में मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल निकलने वाला है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि एक रोज जब ये हुकूमत वहां नहीं होगी तो ये मसला दोबारा से उस तरह से सर नहीं उठाएगा या इस दौरान में सिमर नहीं करता रहेगा। हाँ, अच्छा रियासत साहब, आप इसको ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, क्लियर कर देंगे। गजवा हिंद तो कोई हमारी किताबों में नहीं है कि जो है हम कोई गजवा हिंद जो है लड़ना जरूरी है हमारे लिए।
ये हमारे एक वो है ना, जो क्या नाम है, ज़ैद हामिद साहब ये उनकी इख्तिरा है ये। अच्छा आम अच्छा, पाकिस्तानी जो है उसको कोई सीरियसली नहीं कोई लेता। सीरियस नहीं था। बट मैंने कहा भाई आप पता लग जाए कि भाई ये है, हम नहीं इसको सीरियस लेते, रियाज हक भी सीरियस नहीं लेते। तो सवाद अशरफ आपकी तरफ आ जाते हैं सर। ये मुझे तो जो बातें जो समझ में आई वो तो दोनों की हजरात की गुफ्तगू से कि भाई ना हम उनका ले सकते हैं ना वो हमारा ले सकते हैं। हाँ, बीजेपी की हुकूमत ने जो कारनामे किए हैं, वहाँ जो जुल्म ज्यादती की है वो सब अपनी जगह पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फिर यही सोल्यूशन नजर आ रहा है कि भाई आपका आपके पास, हमारा हमारे पास, आगे बढ़ो और जो है कोई फिर प्रॉस्पेरिटी की बात करो। जंगी सूरत हाल खत्म करें। ये जो हाँ मुस्तकिल जो एलओसी पे फायरिंग होती रहती है रोजाना, यार लोग बेचारे मरते रहते हैं, आपस में कश्मीरी जो फैमिलीज डिवाइडेड हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ये सब सूरत हाल, ये टेंशन जो है ना, ये अच्छा नहीं है दोनों मुल्कों के को एग्जिस्टेंस के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए। हाँ हाँ जी, सवाल अशरफ। यार देखें, इसमें मैं फाइव में जंप इन हियर, थोड़ी सी जिसको कहते हैं असलियत पसंदी, मतलब आई एम ऑल फॉर आइडियलिज्म और पीस और वो सब, लेकिन थोड़ी असलियत पसंदी भी इसमें यह है, जैसे अवैस साहब ने कहा कि एक तो ये लेयर इस वक्त इस इंडियन गवर्नमेंट का एक लेयर है इस पूरे इशू पे, जो कि मतलब रियाज साहब ने बात की थी ना कि जो एक मौका था जब हम इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के मामले को कुछ आगे बढ़ाने का जो मौका आया, उसमें भी इसी तरह की आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बीच में आ गई थी दोनों साइड्स पे। इंडिया में उस वक्त भी ये इशू था। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी चीज पर्सनली मुझे पता है कि समाद, ये आपका इंटरनेट में बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है, व्यू आपकी नहीं आवाज है, बड़ी कट कट लोग के आ इसको रही है। आर्ग्यू करते हैं। समाद आप बहुत मेरी बार बार फ्रीज हो रहे आवाज हैं आप। देखिए, मैं एक आध को हाँ, यहाँ पे विंडो शिंडो, अच्छा भाई, इसलिए मैं रियाज आपसे एक सवाल ले हाँ लूं। नहीं, ये एक आध सवाल विंडो शिंडो कुछ बंद कर दे। हाँ, रियाज ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अंदर अंदर जो है अपने दिल में या अपने अंदर खाने जो है अपने चंद लोगों में, ये शायद पाकिस्तान ने कोई कश्मीर पे ऑलरेडी समझौता कर लिया है। इसमें कुछ सदाकत नजर आती है आपको? नहीं नहीं, ये बात अच्छा, आई ठीक है डोंट। जी। हसन खान साहब, आपको आपका जवाब मिल गया, हम तो नहीं समझ। उवैस साहब, आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल। हाँ जी, सवाल आपकी तरफ। देखिए, इसमें अगर मेरी आवाज थोड़ी सी बेहतर होगी, मैं ये जी, ये कहना चाह रहा था बेहतर कि है, मेरा बेहतर है। ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अनपॉपुलर है, लेकिन हम्म, हाँ, मेरे नजदीक सिर्फ कश्मीर मसला नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो एक फंडामेंटल ट्रस्ट डेफिसिट है, वो अगर मतलब कश्मीर के जरिए हल की जा सकती है, कि अगर हम कश्मीर पे ढंग से बैठ के बात कर सकते हैं तो फिर किसी बात पे भी कर सकते हैं, ये अपनी जगह पे है। लेकिन अभी भी, और खास तौर पे ये बीजेपी गवर्नमेंट, इस वाली गवर्नमेंट के बाद तो और भी मामला जो है बड़ा कशीदा हो गया है, जी क्योंकि जी। उनको, जैसे कल शेखर गुप्ता साहब कह रहे थे सवाल अपने आपकी प्रेस आवाज में कॉन्फ्रेंस बड़ा पे, कि इनको डिले आ अब रहा है। एक एनिमी चाहिए। हम्म, यार ये, हाँ, इस वक्त हाँ, पता नहीं क्या सिलसिला है थोड़ा सा ये, कुछ डिले आ रहा है, लेकिन क्या किया मैं जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल आप आखिरी क्लोजिंग कमेंट दे दें, अगर वो आ जाए फिर मैं बिल्कुल शो खत्म कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, अगर हो सकते तो क्लोज कमेंट्स में देखो कि कश्मीर का मामला जो है फिलहाल तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हम्म, इसमें एक मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी का भी रोल वो करूंगा, कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा और वो करूंगा, उसमें अवैध साहब की बात सही है कि उसमें नेट बड़ा कोई असर नहीं होना था, क्योंकि वेस्ट की अपनी मजबूरियां हैं, मेजर पावर्स की इंडिया से रिलेशनशिप्स हैं, वो सब अपनी जगह पे। लेकिन जो ये कर सकते थे, थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइज्ड शोर कर सकते थे, अगर इनका अपना एक जिसको कहते हैं लेवरेज मिडिल ईस्टर्न मोनार्कीज वगैरह से बेहतर होती भी, तो काफी कुछ ये हंगामा और शोर कर सकते थे, जो इन्होंने नहीं ठीक है। किया। कह तो दिया कि एम्बेसडर बनेंगे, दो तकरीरें दे दी, लेकिन उसके बाद इफेक्टिव डिप्लोमेसी या कोई मतलब इवन जस्ट टू हैव द डिस्कशन, कहीं कुछ दिखा नहीं। ठीक है जी। मैं तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शो का टाइम खत्म हो गया। ख़वातीन हज़रात, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए, शो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे अगले आने वाले हफ्ते में जो है आपके जो सवाल हैं या टॉपिक जो आपको पसंद है उनको जो है ला सकें इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। एंड